हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। जो यहाँ पे स्टूडेंट आसाम से 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा HRM का टॉप मोस्ट रिपीटेटिव PYQs का सेशन लेके आई हूँ, जो कि हमारा पेपर 2 कॉमर्स में जो हमारा यूनिट है HRM से वहाँ से है। यहाँ पे आप लोगों को ना कि सिर्फ PYQs को मैं सॉल्व कराऊंगी, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में तो आप उसका 100% उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे स्टूडेंट। सो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं, यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, जिसकी न्यू बैच है 21 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को क्या फैसिलिटी मिल जाएंगी, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव सेशन यहाँ पे डेली होगा। यहाँ पे जो लाइव सेशन होगा उसका एक रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों को अवेलेबल होगा, तो आप अपना रिविजन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लाइव सेशन में किसी रीजन से नहीं है तो वो भी आप बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस नोट्स इन PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, या और साथ ही साथ यहाँ पे आपका 100% सिलेबस कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी यहाँ पे करवाया जाएगा। अब ये रिवीजन कैसे की जाएंगी, ये रिवीजन आपकी PYQs को एनालिसिस करके आपका MCQs बनाते हैं हम लोग, और इन दोनों के थ्रू आप लोगों का रिवीजन करवाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 4000 MCQ सीरीज अवेलेबल है, उसके साथ साथ में PYQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन 10 ईयर्स के आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे अभी एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है। सो 5000 रुपीज में अगर आप पेपर 2 के लिए रजिस्टर करते हैं तो पेपर 1 आप लोगों को क्या मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, यू कैन गेट इन टच विद दिस व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर। सो स्टूडेंट यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके जस्ट सर्च करना है ग्लोबल ऑनलाइन, और यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड कर देना है। देन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे देखिए आप लोगों को आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लोगों को कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे माई कोर्स सेक्शन में जाके आप लोगों को इसको सर्च करना है, आसाम स्लेट को। यहाँ पे आपको कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इस तरीके से पेपर 2 का यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज फोल्डर मिल जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज आप लोगों को PDF नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी, टेस्ट भी मिल जाएंगी यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से ना कि सिर्फ पेपर 2 के लिए, आपको पेपर 1 के लिए भी आप लोगों को इसी तरीके से यूनिट वाइज मिल जाएगा। जो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, सो देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा क्या गया है, HR ओके सो हमारा क्वेश्चन है द वीरो फ्रेमवर्क आप लोगों को पता है। तो वीरो फ्रेमवर्क जो होता है ये यूज किया जाता है HR फंक्शन के अंदर, ठीक है। अभी ये जो वीरो फंक्शंस रहता है ये एक्चुअली क्यों यूज किया जाता है, VRIO प्रो, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, पहली चीज तो वीरो फंक्शन जो है इसको HR में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इसमें डाला गया है, और ये फंक्शन जो होता है ये इस चीज़ को बताता है कि आपके कंट्री में या फिर आपके बिजनेस में आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कंपैरेटिवली अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस फ्रेमवर्क ने जो है ये किसने दिया, बैनरे ने दिया था, ठीक है। इसने प्रपोज किया था, इसने जो है कुछ क्राइटेरियाज बताए थे HR फेम, ठीक है, एराज में। अब वो क्राइटेरिया क्या थे तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इन क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले जो आपका वीरो है, वीरो का ये वीरो जो वीरो नहीं, ये आपका VRIO, ठीक है, व्रियो। तो ये जो व्रियो है ये अपने आप में एक फुल फॉर्म है, किस चीज का फुल फॉर्म है, ये बोलता है कि आपका जो HR है वो कितना वैल्यूएबल है। अगर वो वैल्यूएबल है, अगर यस, तो उसमें कितनी रेयरिटी है, मतलब जो भी रिसोर्सेस है वो मार्केट में फ्यू रहना चाहिए। अगर बहुत सारे रिसोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को खत्म कर देते हैं, और अगर वो वैल्यूएबल नहीं है दैट मीन्स कि आप लोगों का कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है कि वो
आप उस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर वैल्यूएबल है, रेयर भी है, मार्केट में बहुत इजीली मार्केट में नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे रखेंगे, कॉस्टली टू इमिटिएट, मतलब कि बहुत रेयरली मिल रहा है तो आप उसकी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। चलो ठीक है, वो वैल्यूएबल है, रेयर, लेकिन वो रेयर नहीं है। इन केस अगर वो रेयर नहीं है तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव पार्टी पैरिटी हो जाएंगी। कॉम्पिटिटिव पैरिटी दैट मीन्स कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रेयर नहीं, यस वो वैल्यूएबल है लेकिन कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ना मार्केट में, तो कॉम्पिटिटिव पैरिटी वहां पे आ गया। अब उसने बोला है कि चलो वैल्यूएबल है, रेयर भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हैं या कॉस्टली टू इमिटेट कर सकते हैं। अगर वो वैल्यूएबल है, रेयर है, कॉस्टली टू इमिटेट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो रहेगा मार्केट में, लेकिन बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, बहुत ही टेम्पररी टाइम के लिए रहेगा। अब आपने उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी सेव कर ली। एंड इज दिस फर्म इज ऑर्गेनाइज टू कैप्चर द वैल्यू, क्या उस वैल्यू को वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर कर सकता है क्या? अगर नहीं कर सकता है तो ये अभी भी टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहेगा। और अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को अचीव कर लिया, सस्टेन कर लिया, तो उस टाइम पे सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो उस एडवांटेज को यूज कर सके, काफ़ी टाइम तक मार्केट में टिका रहेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। तो वीरो फ्रेमवर्क जो है ये आपका एचआर का फंक्शन, एचआर का क्राइटेरियाज है। और इसने बोला है वी फॉर वैल्यू, R for rarity, I for imitability and O for organization. So value ये बोलता है what are those resources capable that increase the perceived value of the company to the customer. That means कि यहाँ पे आप लोगों के जो भी resources है वो कैसे रहना चाहिए, valuable रहना चाहिए, किसी भी value of the company to the customer, मतलब जो increase करे अपने कंपनी की वैल्यू को कस्टमर के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देन अगर वो वैल्यूएबल है तो वो कैसे रहना चाहिए, रेयर रहना चाहिए, मतलब बहुत ही कम लोगों के हाथ में वो चीज़ रहना चाहिए, बहुत ही रेयरली वो चीज़ मार्केट में मिलना चाहिए। तो यही चीज़ इन द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो। अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है और वैल्यूएबल है, दैट मीन्स इमिटेबिलिटी आर द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू डिफिकल्टी टू इमिटिएट, मतलब उसको इमिटिएट करना या फिर उसकी कॉस्ट को ऐसे छीन लेना, कैप्चर कर लेना इतना ईजी नहीं होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आते हैं हम लोग लास्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। सो इज दिस ऑर्गेनाइजेशन एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में वो कैपेबिलिटी रहनी चाहिए कि उसके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी कैपेबिलिटी अवेलेबल है, उसको क्या कर सके, वो एक्सप्लॉइट कर सके। एक्सप्लॉइट मतलब खराब करना नहीं होता है, एक्सप्लॉइट का दैट मीन्स कि वो अच्छे से निचोड़ सके या फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो ये होते हैं आपके वीरो का कॉन्सेप्ट। वीरो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अचार का है। और दूसरी चीज, वीरो ने 4 चीजों की बात की है, एक तो वैल्यू की बात की है, रेयरिटी की बात की है, इमिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग हमारे क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए वीरो फ्रेमवर्क में किसका बहुत सिंपल हो गया, वी फॉर वैल्यू, आर फॉर रेयरिटी, आई फॉर इमिटेबिलिटी एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज under which of the following incentive plan a worker is guaranteed a minimum wage on this time basis, then the standard time is fixed for the completion of every work if the worker complete the work। इंसेंटिव प्लान है वो गारंटेड एक मिनिमम वेजेस देना, ठीक है, कि कितने टाइम एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे, ठीक है। एंड जो आपका जो भी स्टैंडर्ड आप लोगों ने सेट किया है वो कैसा रहा है, फिक्स रहे, एंड कंप्लीशन ऑफ एवरी वर्क, मतलब हर काम को कंप्लीट करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड कंपनी सेट करके रखती है कि हाँ इतना इस वर्कर ने इतने टाइम पे इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। अगर इफ द वर्कर कंप्लीट द वर्क इन लेस टाइम, अगर उस वर्कर ने, ये एक ना एक थीमेस क्वेश्चन है, इसमें मतलब एक्चुअली एक अलग अलग सिस्टम को एचआर, जो एचआर में अलग अलग सिस्टम में, जैसे हार्सली प्रीमियम सिस्टम हो गया, रोवंस प्रीमियम सिस्टम हो गया, तो ये जो सिस्टम्स है ना ये एचआर में एज अ थ्योरी दिए हुए हैं। तो इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है
ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला अगर वो वर्कर वही काम को बहुत ही कम टाइम पे, लेस टाइम पे अगर कंप्लीट कर लेता है, सो ही गिव द बोनस ऑफ द टाइम एक्चुअली सेव इन प्रपोर्शन। ठीक है, जिस प्रपोर्शन में उसने उस टाइम को सेव किया, उस टाइम के प्रपोर्शन में उसको बोनस मिलेगा, क्योंकि उस बंदे ने क्या किया, टाइम को सेव किया। अब ये जो सारी चीजें हैं ये किस सिस्टम में बताई गई है, ऐसा उसका क्वेश्चन है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो इस पहली चीज तो हमको ये तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है, लेकिन आपको क्या ये क्लियर है कि हास्ले प्रीमियम सिस्टम में क्या बोला गया है, रोवन प्रीमियम सिस्टम में क्या बोला है, बार्थर सिस्टम में क्या बोला है, एमरसन एफिशिएंसी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोगों को ना ये सारे सिस्टम बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे सिस्टम अच्छे से पता है तो इसका आंसर बहुत इजीली मिलेगा। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो हास्ले प्रीमियम हैसल प्रीमियम प्लान जो है, इस प्रीमियम प्लान इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम। ये टाइम और स्पीड बेस्ड पेमेंट पे, मतलब हास्ले ने क्या बोला है कि आप कितने कम टाइम में, कितना कम टाइम में और कितने स्पीड में काम कर दे। तो इसने ना क्या बोला है कि आपका जो वर्क है ना ये 50-50% पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किस तरीके से 50-50% में, दैट मीन्स कि आप कितना टाइम सेव कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर काम को कितनी स्पीड में कर रहे हो। सो अंडर दिस प्लान मिनिमम टाइम वेजेस इज गारंटेड टू एवरी वर्कर, मतलब मिनिमम टाइम वेजेस तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अ स्टैंडर्ड इज फिक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ जॉब, इफ द वर्कर परफॉर्म हिज जॉब लेस दैन द स्टैंडर्ड टाइम इज गिव द बोनस। ठीक है, तो यही चीज हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी, तो हमको आंसर तो मिल गया, बट द थिंग इज दैट कि उसके पीछे जो सारे हमको सिस्टम्स दिए हुए वो हमको समझ में आए क्या। सो हास्ले सिस्टम में यही चीज बोला है कि उसने 50-50% में दो इसमें कैटेगराइज किया है। पहली चीज जो वर्कर है उनको टाइमली पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको मिनिमम वेजेस जो उनके डिसाइड किए गए वो तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ अगर उस वर्कर ने एक अच्छी इफिशियंसी दिखाई, उन्होंने एक टाइम पे पेमेंट किया, एक स्पीड में पेमेंट किया, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। किस बेसिस पे मिलेगा, कि जितना उतने टाइम सेव किया। ठीक है, सो ये हमारा हो गया हसले प्रीमियम प्लान। अब जो रोवन है, रोवन ने क्या बोला है, रोवन ने बोला है कि मॉडिफिकेशन ऑफ हसले प्लान, इसे थोड़ा मॉडिफाई किया, किसके, हेल्थ से प्लान को। इसने बोला कि ऑल्सो गारंटेड मिनिमम वेजेस तो मिलना ही चाहिए वर्कर को, डज नॉट पेनलाइज द स्लो वर्कर। उसने एक चीज बोला कि ठीक है, जो वर्कर बहुत स्पीड में काम करे उनको तो मिनिमम वेजेस मिलेगा, जो काम करे उनको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर का धीरे धीरे काम करते, क्योंकि हर किसी की स्पीड, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से कभी कम कभी ज्यादा काम करता है। तो यहाँ पे इसने ये बोला है, अगर वो बंदा जो होता है, अगर वो स्लो वर्कर हो जाता है या कोई स्लो वर्कर होगा, तो उसके इसमें उनको पेनल्टी नहीं बैठाई जाएंगी कि उन्होंने धीरे काम किया। ये चीज को उसने मॉडिफाई किया जो कि हास्ले ने नहीं दिया हुआ था। सो अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जॉब एंड द बोनस इज पेड टू वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव। तो इसने भी यही चीज कंटिन्यू रखा कि हाँ, अगर उसने फिक्स जॉब को कंप्लीट किया और उसने टाइम सेव किया तो उनको बोनस मिलेगा। हियर इज अ बोनस इज अ प्रोपोर्शन ऑफ वेजेस ऑफ द टाइम टेकन विच इज टाइम इज सेव टू बरियर्स टू द स्टैंडर्ड टाइम, मतलब उसने स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम सेव किया, उस जितना टाइम उसने सेव किया उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, उसको उसका बोनस मिलेगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का हेस्ले और रोवन समझ में आया। एक सेकेंड, ओके ठीक है, ये दो प्लान समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पे
इन दोनों की बात की गई, तो ये बेसिकली ये जो दो है इनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये दोनों का मेन चीज़ें हैं। ये दोनों को भी अच्छे से कर लिया तो भी आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहना चाहिए? रोवन ने एक स्पेसिफिक एक चीज़ याद रखना कि रोवन ने एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया। उसने एक चीज़ का मेंशन किया था कि जो स्लो वर्कर्स हैं उनको पेनाल्टी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, जो कि हेस्ले ने उसमें नहीं इंक्लूड किया था। सो ये जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हेस्ले प्रीमियम। क्योंकि यहाँ पे अगर प्रपोर्शन की बात की है, ठीक है, सो प्रपोर्शन की बात जो हमने की थी 50-50% वाली, सो यहाँ पे राइट आंसर हमारा इसलिए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्राइक्स के ऊपर है ये क्वेश्चन, पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है कि स्ट्राइक्स, देखो एचआर में क्या होता है, हम लोग यही सब चीजें पढ़ते हैं। अब ये जो स्ट्राइक होता है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स बोले कि आप लोगों को पता है ना, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाते हैं, एम्प्लॉयर भी स्ट्राइक करते हैं। सो ऐसा जो इसने क्वेश्चन पूछा है, द टाइप्स ऑफ स्ट्राइक इज विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनियन। मतलब ऐसा स्ट्राइक करना जिसमें यूनियन का कोई कंसेंट नहीं लिया गया या फिर यूनियन को कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो ऐसा जो स्ट्राइक होता है, इस स्ट्राइक को क्या बोलते हैं? ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को टाइप ऑफ स्ट्राइक्स अच्छे से समझने चाहिए। तो पहले देखिए इस चीज को समझते हैं, जो इंडस्ट्री में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसके आउटकम्स क्या होते हैं। एक तो पहली चीज, एक तो ये हो सकता है कि वर्कर स्ट्राइक पे चले जाए या फिर जो रहता है लॉकआउट हो जाए। अब स्ट्राइक पे कौन जाते हैं? एम्प्लॉयर, ठीक है। और हमारा जो लॉकआउट होता है इसमें लॉकआउट कौन करता है? सॉरी, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाते हैं और एम्प्लॉयर जो होते हैं वो क्या करते हैं? लॉकआउट कर देते हैं, ठीक है। अब वो लॉकआउट करते हैं, अब लॉकआउट करते दैट मीन्स वो कंपनी को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे या फिर कंपनी को कुछ दिन बंद रख देंगे, फिर उनको पेमेंट नहीं देंगे। तो इस तरीके की चीजें कौन करता है? एम्प्लॉय करते हैं। बट ये जो है, एक तो ये लॉकआउट ही कर सकते हैं एम्प्लॉयर, लेकिन एम्प्लॉय जो होता है ये अलग अलग स्ट्राइक में जाते हैं। अब इनका जो स्ट्राइक है वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी कैटेगरी होता है आपका, सेकेंडरी कैटेगरी होता है और अदर कैटेगरी होता है। जब लोग प्राइमरी कैटेगरी की बात करते हैं, प्राइमरीली वो क्या करते हैं? एक तो घेराव कर लेंगे, दैट मीन्स कि कंपनी में ऐसे पूरा ऐसे झुंड बना के खड़े हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। दैट इज पिक्टिंग द बाइकआउट, अगर किसी चीज को बाइकआउट करना, वहां का पानी नहीं पीना, कुछ फूड इनटेक नहीं करना और किसी भी तरीके का बाइकआउट। स्टे अवे स्ट्राइक, मतलब स्टे अवे दैट मीन्स कि वो काम से दूर हो जाएंगे। पेन डाउन स्ट्राइक, दैट मीन्स कि वो पेन डाउन मतलब जो भी वो काम करे उसको नहीं करेंगे। टोकन स्ट्राइक भी होता है कि पर्टिकुलर चीज को लेके वो स्ट्राइक कर रहे हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक होगा या फिर अपने काम को धीरे कर देंगे, गो स्लो हो जाएगा। या वर्क टू रूल मतलब कि इस चीज के लिए कि ये काम ऐसे ही होगा, ये काम वैसे ही होगा, मतलब इस चीज में ऐसा रूल लगाओ, इस तरीके से। सेकेंडरी जो होता है वो सिंपैथी स्ट्राइक होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी तरीके का होता है कि सिंपैथी कलेक्ट करें। अदर स्ट्राइक में जनरल स्ट्राइक आ जाएंगे, पॉलिटिकल आ जाएगा, पर्टिकुलर स्ट्राइक आएगा और बैंड आएगा। अब देखो ये तो हमारे स्ट्राइक के टाइप थे जो आप लोगों को पता रहना चाहिए, इस स्ट्राइक के स्ट्राइक आते हैं। लेकिन जो आपके पेपर में आते हैं बेसिकली वो स्ट्राइक क्या है? तो सबसे पहले आपका होता है एक इकोनॉमिक स्ट्राइक। इकोनॉमिक स्ट्राइक जो होता है ये ट्रिगर्ड बाय द डिस्प्यूट ओवर, किस लिए होता है इकोनॉमिक? जैसे कि वेजेस में कमी दी जा रही है, बेनिफिट्स नहीं हो रहे, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है। सो वर्कर सीक बेटर इकोनॉमिक टर्म्स फ्रॉम दी एम्प्लॉयर। जब एक वर्कर बेटर इकोनॉमिक टर्म के लिए जब वो स्ट्राइक करता है, दैट मीन्स कि उसकी वेजेस बढ़ाओ, उसके बेनिफिट्स बढ़ाओ, वर्किंग कंडीशन अच्छी रखो, तो ये हो गया एक इकोनॉमिक स्ट्राइक। पॉलिटिकल स्ट्राइक वो होता है जहाँ पे जो वर्कर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल इशू, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ है। जैसे कंपनी में अगर गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व हो गया, गवर्नमेंट ने ये बोलना चालू हो गया कि अब तुम्हारी सैलरी में से इतना इतना पैसा कटेगा और गवर्नमेंट केस में जाएगा, तो ये किस तरीके का हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए अगर कोई स्ट्राइक किया जाता है, दैट इज अ पॉलिटिकल स्ट्राइक। देन सिंपैथी किस लिए होता है? जैसे कंडक्टेड बाय द वर्कर्स इन द solidarity and the another group of the worker who are strike, they are aim to support the
अफेक्टेड ग्रुप। तो सिंपैथी मतलब जैसे आप लोगों को पता है एक जो कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ में जो भी हुआ था, तो ये क्या था, वहाँ पे उन लोगों को, वो कोलकाता में हुआ, कोलकाता के किसी हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन ऑल ओवर दी इंडिया में वहाँ पे एक सिंपैथी स्ट्राइक की गई। सारे जो डॉक्टर्स हैं वो रोड पे आए और उन्हें कुछ टाइम के लिए काम को बंद करके स्ट्राइक किया। तो ये जो था एक इट्स अ काइंड ऑफ योर सिंपैथी स्ट्राइक, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा था वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक जो होता है ये ऐसा स्ट्राइक होता है जहाँ जो कि आपका अनऑथराइज स्ट्राइक बाय वर्कर, मतलब यहाँ पे वर्कर कोई नोटिस नहीं देते, कोई कंसेंट नहीं लेते, किसी भी यूनियन का कोई अप्रूवल नहीं लेते, और स्ट्राइक्स आर रेज फ्रॉम द इमीडिएट ग्रीवेंसेस, मतलब ऐसे ही कुछ तो भी शिकायत तुरंत में, मतलब वाइट कैट जो होती है ना एकदम जंगली बिल्ली, एकदम से हमला कर देती है, कोई नोटिस नहीं देती, कुछ नहीं देती, कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाती, एग्जैक्टली जैसा नाम है वैसा काम है, दैट इज अ वाइट कैट स्ट्राइक। तो यहाँ पे ये एक स्ट्राइक होता है। देन आपका होता है जो जनरल स्ट्राइक। जो जनरल स्ट्राइक होता है वो इन्वॉल्व होता है लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि ये जनरल लेवल पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंडस्ट्रीज के, किसी भी जो प्रोटेस्ट करने के लिए किसी चीज़ के, किसी लॉ के लिए या किसी सोशल जस्टिस के लिए, तो ये जनरल स्ट्राइक हो गया। देन उसके बाद में सिट डाउन स्ट्राइक में जहाँ पे क्या होता है, जो वर्क प्लेस में वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम ये एम्प्लॉयर के रिकग्निशन के लिए, तो ये रिकग्निशन स्ट्राइक हो गया। देन उसके बाद में हंगर स्ट्राइक, आपको पता है कि वो रिफ्यूज कर दे टू ईट और ड्रॉ अटेंडिंग देयर कॉजेज। सो यहाँ पे खाने से रिफ्यूज किया तो उस टाइम पे आप लोगों का हो जाएगा दैट इज अ हंगर स्ट्राइक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या था, जहाँ पे क्या करते, कंसेंट ऑफ द यूनिट, विदाउट कंसेंट मतलब बिना बताए स्ट्राइक पे चले जाना, तो ये सिंपैथी तो नहीं होगा, स्लो डाउन भी नहीं होगा, जुरिडिक्टल मतलब आपका पॉलिटिकल, ठीक है, वो भी नहीं होगा। तो मैंने बोला था जंगली बिल्ली क्या करती है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं देती है, तो वाइट कैट स्ट्राइक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोगों को और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट पता होंगे अच्छे से, तो ही आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग की तैयारी अच्छी खासी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, दैट इज promotion is a move within the organization to the higher position that has a higher greater the responsibility and require the more advanced skill। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों को पता है कि जो प्रमोशन होता है, ये प्रमोशन एक तरीके का आप लोगों का क्या है, वर्टिकल लेवल का आप लोगों का और स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे वर्टिकल लेवल की एक स्ट्रेटेजी होती है, जहाँ पे प्रमोशन में क्या किया जाता है, प्रमोशन में क्या होता है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या ये सिर्फ विद इन द मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन to the higher position that D has a greater responsibility and require more advanced skill। yes, प्रमोशन हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास में एक एडवांस लेवल का स्किल चाहिए। yes, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है, तो असर्शन तो हमारा करेक्ट है। रीजन, प्रमोशन मे नॉट इन्वॉल्व राइज इन स्टेटस बट आई हैव अ हायर सैलरी, नहीं बिल्कुल, अगर स्किल एडवांस हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे तो राइज हो रहा है ना स्टेटस, तो इसने मे नॉट बोला है, तो यही पे गलत हो गया। तो हमारा ए तो सही है, लेकिन आर जो है ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेवलप्ड developed assertion दिया हुआ, development in the HRM is the short term educational process with the temporary intervention। okay, सो पहली चीज आप लोगों की क्या होती है, दो चीज होती हैं आप लोगों की, आप लोगों का पहला होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे HRM के, पहला होता है ट्रेनिंग एंड दूसरा होता है डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई और उस पर उन्होंने काम किया। और वही जो डेवलपमेंट होता है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है, डेवलपमेंट इन HRM इज अ शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्रोसेस। डेवलपमेंट तो चलते रहता है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, सो हाउ इट इज अ शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई कि ये तो शॉर्ट टर्म तो होता ही नहीं है डेवलपमेंट। हाँ, ट्रेनिंग की बात करता तो फिर यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म हो सकता था, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा यही गलत हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को बताना है, जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग जो होती है करंट जॉब के लिए होती है कि आप अभी जो जॉब करें उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बट डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है ये एक
काइंड्स ऑफ योर फ्यूचर जॉब के लिए, कि आगे चल के आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। वही जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो होता है एक लोअर लेवल का भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस जो रहेगा ये ऑलवेज आपका कैसा रहेगा, हायर लेवल के लिए किया जाता है, ठीक है। देन आपको एक रीजन दिया हुआ है, इट इज ए एजुकेशनल प्रोसेस यूटिलाइजिंग द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑपरेटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन दी करंट जॉब। क्या डेवलपमेंट प्रोसेस करंट जॉब के लिए किया जाता है? नहीं, डेवलपमेंट प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर बंदे को या पर्टिकुलर को फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिले। तो अगर ये बात बोलता ट्रेनिंग की तो हम मान सकते थे, पर इसने क्या बोला, करंट जॉब के लिए। तो डेवलपमेंट सिर्फ करंट जॉब के लिए नहीं होता, ये आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो द बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, डिटेल में सारी क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे स्टडी की। सो और भी क्वेश्चन के साथ में, और भी यूनिट के साथ में मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून, एट द एंड आप सभी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। लास्ट एंड तक सभी क्वेश्चंस को देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच।